सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक। इसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत हमने इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित, आदिकाल से संबंधित, भक्ति काल से संबंधित और रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन इसमें दिए थे हमने कर लिए हैं। अब हमारी श्रृंखला शुरू है आधुनिक काल से। आधुनिक काल के अंतर्गत हमने भारतेंदु काल के जितने भी कंप्लीट इसमें क्वेश्चन दिए थे वो सब हमने पढ़ लिए हैं। आज हम शुरू करते हैं द्विवेदी काल। ठीक है, द्विवेदी युग। आधुनिक काल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं दूसरा युग, जिसको बोलते हैं द्विवेदी युग। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग पर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग नाम इसका रखा गया है। पहला क्वेश्चन है इसमें, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? पूछा आपसे कि कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है। जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, गंगा अवतरण। तो देखिए, गंगा अवतरण इनकी रचना नहीं है। श्रीधर पाठक की रचना गंगा अवतरण नहीं है। जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, ये सभी श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। गंगा अवतरण श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। गंगा अवतरण 1927 में जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। रत्नाकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा कवि थे, जबकि जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा और भारत गीत श्रीधर पाठक की रचना है। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर है। ठीक है, तो देखिए, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है, ये राइट है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर है, ये भी राइट है। एक और दो दोनों ही सही हैं। द्विवेदी युग के संबंध में कथन इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता के मुख्य स्वर है। अतः क्रमांक 1 और 2 दोनों सही हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्धि के आधार पर द्विवेदी युग नाम पड़ा। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? देखिए, द्विवेदी युग में देशभक्ति थी, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध था, वर्णन प्रधान कविताएं थी, इसमें मानव प्रेम है और प्रकृति चित्रण है। आगे दिया गया खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप भी इसमें है। आगे क्वेश्चन है, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका। देखिए, जो साकेत है ना, उसमें राम के चरित्र को महत्वता नहीं दी गई है। प्रथम श्रेणी का चरित्र इनका नहीं दिया गया है। इसमें द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत जो चरित्र आते हैं उसमें परिगणित योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किसका है? तो प्रस्तुत कथन ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं, नंद दुलारे वाजपेयी जी का ये कथन है। किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। साकेत में राम का चरित्र काव्य में द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। साकेत की रचना किसने की थी? तो मैथिली शरण गुप्त ने की थी। ठीक है, साकेत पाली भाषा का शब्द है और इसको क्या बोलते हैं? अयोध्या बोला जाता है। साकेत 1931 में रचा गया, राम कथा पर आधारित है। राम को यहाँ पर आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राम को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में उर्मिला प्रधान चरित्र है। इसमें प्रधान चरित्र कौन है? उर्मिला। उसका नायक लक्ष्मण से वियोग तथा वियोग में उसकी अधीरता के साथ साथ धैर्य प्रमुख वर्णन विषय है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है और इसमें साकेत में कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं। मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? सन 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा एक क्या था? क्या नाम था उसका? भुजंग भूषण भट्टाचार्य में लिखे गए कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा था? एक भुजंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे थे। क्या लिखे थे उन्होंने?
कवियों में उर्मिला विषेक, क्या कवियों में क्या है, उर्मिला के विषय में उदासीनता है, इस शीर्षक से लेख लिखा। ऐसा लिखने के बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा था कि कवियों में उर्मिला विषेक उदासीनता, कि सभी कवि हैं उनमें उर्मिला के प्रति उदासीनता है। इसके ऊपर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा था, इसमें उर्मिला प्रधान माना, उन्होंने उर्मिला को प्रधान मानते हुए साकेत महाकाव्य की रचना की थी। डॉक्टर नागेंद्र ने साकेत को क्या कहा, जनवादी काव्य कहा है। साकेत को क्या कहा उन्होंने, जनवादी काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, सामंजस्यवादी कवि कहा है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह कौन सा है। देखिए, राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप है, वह रूप कौन सा है प्रिय प्रवास में, ये पूछा है हमसे। और प्रिय प्रवास किसकी कृति है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति है। देखिए, इसमें क्या है कि राधा का विरहिणी नायिका है, प्रेयसी है, ग्रामीण बाला है, लेकिन उसके अलावा क्या है, समाज सेविका का रूप वहाँ पे दिखाया गया है। प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा के एक परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह क्या है, समाज सेविका। हरिओद ने 3 प्रबंध काव्य लिखे जो निम्न प्रकार से हैं। प्रिय प्रवास 1914 जो इनका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पारिजात है जो 1937 और वैदेही वनवास 1940 है। ये 3 इनके महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य हैं। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था, ब्रंजांगना विलाप था। संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। संपूर्ण काव्य किस पर आधारित है, संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। हरिओद द्वारा ब्रज भाषा में रचित रस कलश 1931 की रचना है जो एक रीति ग्रंथ है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। क्या कहा है, गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का क्या कहा है, सूरदास कहा है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य इनमें से कौन सा नहीं है, पंचवटी है, सिद्धराज है, नहुस है, पथिक है, तो कौन सा नहीं है। देखिए, आपको पता होगा पथिक इनका खंड काव्य नहीं है, जबकि पंचवटी, सिद्धराज और नहुस इनके खंड काव्य हैं। पथिक किसका है, तो वो याद रखेंगे आप, ये राम नरेश त्रिपाठी का है। पथिक खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। पथिक, स्वपन, मानसी, इस प्रकार से इनके काव्य हैं, किसके, राम नरेश त्रिपाठी के, वो आगे बढ़ेंगे। पथिक खंड काव्य की रचना 1920 में राम नरेश त्रिपाठी ने की है। अन्य सभी विकल्प जो पंचवटी, सिद्धराज तथा नहुस मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य हैं। याद रखेंगे, पंचवटी, सिद्धराज और नहुस ये खंड काव्य हैं, किसके हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जी के। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने जो बांग्ला के कवि थे कौन, माइकल सूदन, उसकी रचनाओं का अनुवाद किया किस उपनाम से, मधुप उपनाम से। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री, देखिए मार्क्स की पुत्री कौन थी, जैनी, जैनी पर जैनी नामक काव्य भी लिखा है। जयद्रथ वध इनका 1910 की रचना है। भारत भारती इनकी 1912 की रचना है। द्वापर इनकी 1932 की रचना है। काबा और करबला मैथिली शरण गुप्त के अन्य प्रमुख खंड काव्य हैं। कौन कौन से खंड काव्य हमने कौन से पढ़े, पंचवटी पढ़ा, एक सिद्धराज पढ़ा और एक नहुस पढ़ा। उसके बाद में जयद्रथ वध, भारत भारती, द्वापर, काबा और करबला भी इनके क्या हैं, प्रमुख खंड काव्य हैं, किसके, मैथिली शरण गुप्त के। देखिए, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है, तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास है, जिसकी रचना 1914 मानी जाती है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 में हुआ था। कहाँ पे, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। प्रिय प्रवास 1914, वैदेही वनवास 1941, चुभते चौबते 1924 और चोखे चौबते 1932 के इनके महाकाव्य हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं साकेत जो कि एक महाकाव्य है, यशोधरा इनका महाकाव्य है, विष्णु प्रिया इनका खंड काव्य है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के लिए है, किसके लिए, देखिए
विनय पत्रिका, लाल चंद्रिका, बिहारी रत्नाकर और कबीर ग्रंथावली, तो ये बिहारी रत्नाकर के लिए आया है क्योंकि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, ठीक है, उन्होंने बिहारी रत्नाकर टीका लिखी थी। बिहारी सतसई के ऊपर बिहारी रत्नाकर नाम से उन्होंने टीका लिखी थी। इसमें उन्होंने 713 दोहे बताए हैं, जबकि बिहारी सतसई में 719 दोहे माने जाते हैं, लेकिन बिहारी रत्नाकर में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 713 दोहे बताए हैं। और ये एक क्या बताया है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ है। किसने कहा, ये आचार्य शुक्ल ने कहा है कि जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ है। तो किसके लिए? बिहारी रत्नाकर के लिए। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। जितने श्रम और जितनी सावधानी से संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन बिहारी रत्नाकर के संदर्भ में है। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की क्या है? रचना है, ठीक है। बिहारी रत्नाकर बिहारी सतसई के ऊपर टीका है। विनय पत्रिका किसकी है? तो राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रतिनिधि कवि तुलसीदास की है। लाल चंद्रिका लल्लू लाल की है, और ये लाल चंद्रिका भी क्या है? ये बिहारी सतसई की टीका है। बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, और ये भी बिहारी सतसई की टीका है। कबीर ग्रंथावली है, उसका संपादन किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने किया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। ये कथन किसका है? आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो हिंदी साहित्य है वो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा क्या रहेगा? ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक कौन है? द्विवेदी जी हैं। और यह कथन किसका है? तो देखिए, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य है वो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा, क्योंकि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक कौन है? द्विवेदी जी ही हैं। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा, क्योंकि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक कौन है? द्विवेदी जी हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं देवी स्तुति शतक 1892 ईस्वी है, नेषद चरित्र चर्चा 1899 है, नाट्य शास्त्र 1912, संपत्ति शास्त्र इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है 1907, रसंगे रंजन 1920, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वाग विलास 1930 और विचार विमर्श इनकी पूछी जाती है 1931 है। देखिए, श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? और ये कब आया था? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंतर्गत आया था। आरपीएससी हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंधित कौन सा कथन असंगत पूछा है? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंडकाव्य है, बिल्कुल ठीक है। जौहर राजस्थान के इतिहास में लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है, बिल्कुल ठीक है। जौहर इनका 1845 की रचना है, 1945 की, ठीक है। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है। उनके द्वारा द्विवेदी युगीन संस्कार उनके द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उनके उपयोगितावादी और भाव विस्तार उनका मर्यादावादी रहा। ये कथन इनका गलत है और यही आपका आंसर आएगा। और उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है, बिल्कुल वीर काव्य लिखे उन्होंने। वीर काव्य हल्दी घाटी भी देखिए वीर काव्य है, जौहर भी क्या है? वीर काव्य है। तो जो डी ऑप्शन है वो आपका गलत है। देखिए, श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंधित कथन उनके संस्कार द्विवेदी युगीन थे, दृष्टिकोण उपयोगितावादी थी और भाव विस्तार मर्यादावादी हैं, असंगत कथन है। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंडकाव्य है। हल्दी घाटी जौहर, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के आख्यान एवं शिवाजी श्याम नारायण पांडे कृत महाकाव्य श्रेणी की रचनाएं हैं। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है। इनके काव्यों में वीर रस के साथ करुण रस भी गंभीर स्थान रखता है। प्रमुख रचनाएं इनकी देखिए, हल्दी घाटी जो कि 1937 से 1939 तक है, जौहर इनका 1945 का है, तुमुल इनका 1948 का है, ठीक है। रूपांतर इनका 1948, आरती इनका 1946 और जय हनुमान 1956। आगे है,
कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा के में लक्षित नहीं की गई है? ठीक है, कौन सी प्रवृत्ति है जो द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं है? प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रभृति सभी काव्य रूपों का प्रचलन, बिल्कुल ठीक है। हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता, ये कथन ही आपका गलत आएगा और बी ऑप्शन ही इसका ठीक है, आंसर आएगा आपका बी। आगे देखते हैं, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है, बिल्कुल ठीक है। आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल दिया गया है, तो ये भी ठीक है। जबकि हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता इस काल में नहीं थी। हास्य और व्यंग्यपूर्ण, उत्तर है आपका बी, बिल्कुल ठीक है। हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती है। द्विवेदी युगीन कवियों ने ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया है। एक और खड़ी बोली व्याकरण सम्मत, परिष्कृत और संस्कारित रूप ग्रहण कर रही थी। दूसरी ओर कविता में लोक जीवन और प्रकृति के साथ ही राष्ट्रीय भावना की समर्थ अभिव्यक्ति हो रही थी। इस समय के प्रबंध काव्य में कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाया है। किसमें बनाया है? इस समय जो प्रबंध काव्य थे उसमें कवियों ने पौराणिक और जो ऐतिहासिक कथानक हैं उनको ही क्या बनाया? आधार बनाया। द्विवेदी युगीन काव्य धारा की विशेषता इस प्रकार से हैं। प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत सभी काव्य रूपों का यहाँ पे प्रचलन था। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप था। अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध था। आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल था। मानव प्रेम और प्रकृति का चित्रण था। मिथिलेशरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उर्मिला उत्ताप रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्धित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल ठीक है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं, बिल्कुल ठीक है। भारत भारती में आद्यतः भारत का गौरवगान वर्णित हुआ है, ये गलत है इनका। पंचवटी का कथानक सुपर्णखा प्रसंग पर आधारित है, तो देखिए भारत भारती इनका ये पंचवटी वाला कथन इनका सत्य है। जबकि जो भारत भारती में जो अद्यतन भारत के गौरव वर्णित है, गौरवगान वर्णित है, ये कथन यहाँ पे आपका गलत आएगा। भारत भारती में आद्यतः भारत का गौरवगान वर्णित है। मिथिलेशरण गुप्त के कृतित्व के विषय में यह कथन सही नहीं है। 1912 ईस्वी में प्रकाशित मिथिलेशरण गुप्त जी की काव्य कृति है भारत भारती कई सामाजिक आयामों पर विचार करने को विवश करती है। यह ग्रंथ 3 भागों में बांटा गया है: अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्यत खंड। अतीत खंड भारतवर्ष के इतिहास पर गर्व करने को पूर्णतः विवश करता है, तो दूसरी ओर वर्तमान खंड में दारिद्र्य, नैतिक, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे आप इसको। पहला, इसमें 3 खंड है जो क्या बोलते हैं उसको, भारत भारती है, उसमें क्या 1912 की रचना है और वो क्या है कि सामाजिक आयामों पर विचार करने के लिए हमें विवश कर देती है। और इस ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है, किसको? भारत भारती को। पहला खंड है अतीत खंड, दूसरा है वर्तमान और तीसरा है भविष्य। आप वैसे भी याद रखेंगे कि काल कितने होते हैं? 3, अतीत काल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो ये इसके अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। देखिए अतीत खंड में क्या है? भारतवर्ष के इतिहास पर गर्व करने को पूर्णतः विवश करता है कि भारतवर्ष का जो इतिहास है उसके ऊपर हमें गौरवान्वित महसूस करने के ऊपर विवश करता है। फिर दूसरी में क्या है? दूसरी और क्या बोलते हैं उसको? वर्तमान खंड बोलते हैं। उसमें दारिद्र्य, नैतिक पतन, अव्यवस्था और आपसी भेदभाव से जूझते उस समय के देश की दुर्दशा को दर्शाते हैं। दूसरे में क्या है कि उस समय जो दारिद्र्यता थी, जो नैतिक पतन हो रहा था, अव्यवस्था फैली हुई थी, आपसी भेदभाव था, उसमें जूझते उस समय के देश की दुर्दशा को दर्शाया गया। दूसरे में सामाजिक न्यूनता की भी मांग रखी गई है। फिर उसके बाद में आता तीसरा खंड जिसका नाम है भविष्यत खंड। समस्या समाधान के निराकरण और लोगों से उसके लिए आह्वान करने का प्रयास किया गया है। तीसरे में क्या था? समस्या का समाधान के निराकरण के लिए लोगों में उसके लिए आह्वान करने का प्रयास से संबंधित किया गया है। मिथिलेशरण गुप्त ने द्विवेदी जी के लेख से प्रेरणा लेकर उर्मिला उत्ताप रचना प्रारंभ की, जिसमें 4 सर्ग सन 1920 के पहले ही रचे जा चुके थे, किंतु बाद में गुप्त जी ने अपनी रचना को संपूर्ण रामकथा रूप देने का विचार किया और इसे साकेत के नाम से रचकर प्रकाशित किया।
मैथिली शरण गुप्त जिनका जन्म कब माना जाता है? 1886 में इनका जन्म माना जाता है। 1925 में रचित इनकी पंचवटी 5, यहाँ पे देखिए पंचवटी में 5 आ रहा है और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 1925 इस प्रकार से आप याद रखेंगे। पंचवटी नामक खंड काव्य का कथानक राम साहित्य के चिर परिचित प्रसंग शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि के द्वारा की गई है? तो इसमें टाइम नहीं गवाएंगे क्योंकि पंचवटी काव्य अभी हमने पढ़ा कब की रचना थी, 5 का वर्ग किया हमने, 1925 की रचना थी और किसकी थी? मैथिली शरण गुप्त की थी। और पंचवटी क्या है? एक खंड काव्य है और किसके ऊपर बताया गया है? ये शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। ठीक है, पंचवटी 1925 में खंड काव्य है और उसकी रचना मैथिली शरण गुप्त ने की थी। गुप्त जी की जो भारत भारती है वो 1912 में लिखकर युवाओं को देश प्रेम से जोड़ा और राष्ट्र कवि का सम्मान पाया। देखिए, जो भारत भारती है उसके लिए इन्हें राष्ट्र कवि से सम्मानित किया गया था। साकेत महाकाव्य 1931 की रचना है जिस पर इन्होंने मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था। साकेत के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्य गुरु माना है। किसको माना है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। क्या है कि कहते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, देखिए जयद्रथ वध है इनका, ये भी एक खंड काव्य है जो 1910 का है। भारत भारती 1912 का, ये भी एक खंड काव्य है। पंचवटी है 1925, ये भी इनका एक खंड काव्य है। झंकार, साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर इनकी 1932 की है। और जो जय भारत है ये शायद 1952 की रचना है। यशोधरा उनकी 1932 की रचना है और साकेत उनकी 1931 की रचना है। और झंकार मुझे याद नहीं है, याद आएगी तो बताऊंगी, या फिर 1929 की मिल सकती है ये रचना। ठीक है, देखेंगे आगे तब बताएंगे। देखिए, वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी। विशिष्ट द्वैतवाद किसका था? देखिए, राम क्या थे आपके विशिष्ट? तो रामानुजाचार्य का था विशिष्टाद्वैतवाद। विचारों में गांधीवाद। देखिए, धर्म में क्या थे वो? विशिष्टाद्वैतवाद। विचारों में क्या थे? गांधीवाद। और साहित्य में अभिधावादी थे। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो किसने कहा है आप बताएंगे। ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। वे धर्म में क्या थे? विशिष्टाद्वैतवादी। विचारों में क्या थे? गांधीवादी। और साहित्य में अभिधावादी थे। यह कथन किसके लिए कहा गया? तो मैथिली शरण गुप्त जी के लिए कहा गया। और किसने कहा? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य जगत में देखिए दद्दा नाम से संबोधित किया गया था। याद रखेंगे, दद्दा नाम से किसे संबोधित किया गया था? मैथिली शरण गुप्त जी को रचा गया था, कहा गया था। उनकी कृति क्या है? भारत भारती, जो 1912 में है। और इसके बाद देखिए राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी इनको। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। किसके बाद में? जब इन्होंने भारत भारती की रचना की थी। क्योंकि भारत भारती में 3 खंड थे, मैंने बता दिया आपको। पहले में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था? दोबारा बताऊं? नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। मैथिली शरण गुप्त ने 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता नामक कविता की रचना की थी। याद रखेंगे आप कि 12 वर्ष की आयु में उन्होंने कनकलता नाम से कविता की रचना आरंभ कर दी थी। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कृषक करंदन है इनमें से किसकी काव्य कृति है? जो कृषक करंदन है इनमें से किसकी काव्य कृति है? रामनरेश त्रिपाठी की है, राम कुमार वर्मा की है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की है। और मैथिली शरण गुप्त की तो किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की रचना कौन सी है? कृषक करंदन है। आगे देख लेते हैं। हाँ जी, कृषक करंदन है वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की काव्य कृति है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की अन्य काव्य कृतियाँ इस प्रकार से हैं। प्रेम पच्चीसी है इनकी, कुष्मांजलि है, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा, कादम्बनी। रामनरेश त्रिपाठी की काव्य कृतियाँ इस प्रकार से हैं। इनकी 4 काव्य कृतियाँ हैं। मिलन है इनका 1918, पथिक 1920, मानसी 1927 और स्वपन 1929। इनकी पहली रचना मिलन, पथिक, मानसी और स्वपन। कविता कौमुदी भी है इनकी। आगे है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। देखिए, देखते हैं हम यहाँ पे। रंग में भंग इनकी
1909 की रचना है। जयद्रथ वध हमने पढ़ा था 1910 की। भारत भारती 1912, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, साकेत 1931, यशोधरा इनकी 1932, द्वापर इनकी 1936 की है। जय भारत बिल्कुल ठीक बताया था मैंने आपको, जय भारत इनकी 1952 की रचना है और विष्णुप्रिया इनकी 1957 की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कृतियों में उनके प्रकाशन के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करना है। अब आप खुद करेंगे। देखिए जय भारत बताया मैंने आपको पहले भी बता दिया 1952, साकेत 1931, भारत भारती 1912 और यशोधरा 1932। तो देखिए सबसे पहले भारत भारती आएगी। भारत भारती यहाँ पर है, यहाँ पे साकेत, यशोधरा, जय भारत। देखिए यहाँ पे भारत भारती है, फिर 1952 की रचना जय भारती है, तो बिल्कुल गलत है। तो आपका बी ऑप्शन एकदम राइट आएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको रचनाएं याद हैं, रचनाओं के सन याद हैं, तो बिल्कुल आप लगा लेंगे। प्रकाशन के अनुसार आरोही क्रम भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932 तथा जय भारत 1952 की रचना है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की युगांतकारी रचनाएं हैं। देखिए राष्ट्रकवि जो मैथिली शरण गुप्त की युगांतकारी रचनाएं हैं, इन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से भी संबोधित किया गया। 1912 में प्रकाशित इनका एक खंड काव्य था भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम को अत्यधिक प्रभावित किया है। इसी के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी है। इनकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए ये बात भी आप याद रखेंगे कि किस कवि के जन्मदिन के ऊपर कवि दिवस मनाया जाता है, तो वो है मैथिली शरण गुप्त। और कब मनाया जाता है, तो 3 अगस्त को मनाया जाता है। 1954 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, भारत रत्न, भारत पद्म विभूषण और पद्म भूषण। पद्म भूषण तीसरे नंबर का सम्मानित एक पुरस्कार है। निम्नलिखित में से किस कवि का नाम हितैषी है? तुलसीराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा और जगदम्बा, क्या दिया है, जगदम्बा प्रसाद। तो आपसे पूछा है कि जो निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम क्या है, हितैषी है। तो देखिए जो जगदम्बा प्रसाद मिश्र हैं, ठीक है, इनका क्या नाम है, हितैषी उपनाम है। क्या नाम है, हितैषी। जगदम्बा मिश्र जन्म, देखिए यूजीसी नेट 2020 और जो दोनों का कंबाइंड हुआ था ना, यूजीसी नेट 2020 और जून 2021, इसमें जगदम्बा प्रसाद जन्म 1895 ईस्वी, जन्म इनका 1895 है, निधन इनका 1957 है। इनका जन्म मुरादाबाद, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका उपनाम क्या था, हितैषी। इनकी प्रमुख रचना है मातृगीता, कल्लोलिनी, वैकाली और दर्शना। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य कौन सा है? इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे क्या पूछा है आपसे, प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। बिल्कुल ठीक है। इसमें छंदों में तुकांतता नहीं है। ठीक है, छंदों में क्या नहीं है, तुकांतता नहीं है। इसमें 27 सर्ग हैं। बिल्कुल गलत है, प्रिय प्रवास में 27 सर्ग नहीं है। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। तो 1 और 4 इसका गलत है। क्या पूछा कि सही तथ्य कौन से, तो सही कौन से हैं, 2 और 3 हैं। देखते हैं 2 और 3 कहाँ पे, डी ऑप्शन में है 2 और 3। आगे देखते हैं व्याख्या। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है, कौन सा है, प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य और कब रचा गया था, सन 1914 को। इसमें छंदों में तुकांतता नहीं है। देखिए इनके जो छंद हैं उसमें तुकांतता नहीं है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। इस महाकाव्य में कुल 17 सर्ग हैं। छंद और भाषा के संबंध में हरिओद ने कहा है, क्या कहा हरिओद ने, भिन्न तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त है तथा संस्कृत वृत्तों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भित है। ठीक है, इसमें संस्कृत वृत्तों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। आगे आपसे पूछा है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित में से जो कवि हैं उनका सही अनुक्रम बताना है। तो क्या बताएंगे आप, सबसे पहले आते हैं श्रीधर पाठक। तो एक पे कौन आएंगे, श्रीधर पाठक आएंगे। यहाँ पे एक पे श्रीधर पाठक। फिर उसके बाद में आते हैं अयोध्या सिंह। श्रीधर पाठक का जन्म है 1858। ठीक है, कब है, 1858। फिर उसके बाद में आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जिसका जन्म है 1865।
क्या है 1865 है। उसके बाद में आते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जिन्हें त्रिशूल नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 1883 है। और उसके बाद में आते हैं राम नरेश त्रिपाठी, जिनका जन्म 1889 है। 1889 में जयशंकर प्रसाद जी का भी जन्म है, आप याद रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आते हैं श्रीधर पाठक 2, फिर आते हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय 2 4 3, नहीं 2 4 1 और 3, 2 4 1 और 3 आएगा, वहीं आपका आंसर आएगा 2 4 1 3। ये ए ऑप्शन में है, किस में है, ए ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। श्रीधर पाठक का जन्म 1858 है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1868, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म 1883, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 और 1889 में ही जयशंकर प्रसाद का जन्म है। और रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म आपसे पूछे तो 1884 है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म पूछे आपसे तो 1886 है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 है। ठीक है, चलिए। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। क्या है, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है, पूछा आपसे, नहीं पर याद रखेंगे। सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद होती हैं। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं। ये भी इनका ठीक है और ये भी इनका ठीक है। क्वेश्चन पूछा आपसे सत्यंतर। देखिए, किसान राज समाज से अधिक सुखी है, बिल्कुल आपका ठीक है कि किसान जो है वो राज समाज मतलब राजा का जो समाज है या राजा के घर में जो रानियां हैं उनसे अति सुखी है। राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, बिल्कुल ये गलत है। राज्य सुख उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तो कहाँ पे खुश हैं। सामंती समाज में जो स्त्रियां हैं मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद होती हैं, ये उनका कथन बिल्कुल ठीक है। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं, बिल्कुल ठीक है। और किसान राज समाज में अधिक सुख है और राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को मिलता है, तो ये आपका गलत आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग पर उर्मिला का यह विचार राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है सही नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक ही करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।